स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आर डी बायो हब। क्लास 11th के लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर्स। ठीक है कि वाटर्स किस किस टाइप के प्रेजेंट होते हैं और प्लांट के लिए कौन सा अवेलेबल है, कौन सा नॉन अवेलेबल है। उसके बाद हम लोगों ने किया था एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट पाथवे का। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, यानी कि प्लांट जो है वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो इसके लिए आता है कि इसको ऑब्जर्व किसने किया था। तो इसको जो है ऑब्जर्व जो किया था वो क्रैमर ने किया था एंड 1949 इसने ऑब्जर्व किया कि दो डिस्टिंक्ट पाथवे जो हैं वो फॉलो होते हैं प्लांट्स के अंदर। ठीक है, कुछ बुक्स के अंदर मेंशन आउट भी है कि इसकी जगह रेनर का भी नेम मेंशन आउट कर रखा है। तो आप दोनों का ही कर लें, बेटर रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो है कि इसका 1949 का है और रेनर की जो टाइमिंग्स हैं वो है 912 से 915 के बीच की। इन्होंने मतलब एक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया था कि भाई वो कैसे एब्जॉर्ब करता है, बट वो एक्चुअल कॉन्सेप्ट कैसे वर्कआउट करता है वो सारा जो है अपना कॉमन है इन्होंने बताया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि जो पाथवे इन्होंने बताए वो दो पाथवे बताए। एक इन्होंने बताया था एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने पहले किया था लेसन के स्टार्टिंग के अंदर की जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो होता है उसके बेसिस के ऊपर हम लेते हैं कि जो ऑस्मोटिक जो डिफरेंस आता है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसके बेसिस पे चलेगा। तो उसके बेसिस पे जो थ्योरी गिवन है वो है हमारी ऑस्मोटिक थ्योरी। ठीक है, ऑस्मोटिक थ्योरी है जिसको बेसिकली एटकिंस, ठीक है, एटकिंस ने तो प्रपोज किया था, प्रपोज्ड बाय एटकिंस, इन्होंने प्रपोज किया था इन 1916 प्रपोज किया इसको। और सपोर्ट किसने किया इसको? सपोर्ट का मतलब कि बाद में इसको प्रॉपरली स्टडी करके और फिर ये फाइंड आउट करना कि हाँ भाई इसने जो बताया वो बिल्कुल एक्यूरेट है, उसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं कि इसने रॉन्ग बताया है। ये फॉलो किया था अपना प्रिस्टले ने, ये इसने किया था 1922 में। ठीक है, इसने बेसिकली क्या बताया था कि वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है ड्यू टू ऑस्मोटिक डिफरेंस। अब ऑस्मोटिक डिफरेंस किसके बीच में चलेगा? अगर हम लोग बात करें कि भी ऑस्मोटिक डिफरेंस आ रहा है तो ऑस्मोटिक डिफरेंस किसके बीच में आएगा? या तो वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं? जो सॉइल में प्रेजेंट हैं, और दूसरे जो सेल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस हमें किसके बीच में लेना है? फर्स्ट तो हम लोग किसके अंदर लेंगे? सॉइल वाटर। सॉइल वाटर हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है। दूसरा हम लोग लेंगे सेल सैप। सेल सैप हमने किस में स्टडी किया था? चैप्टर नंबर 8 में, कि सेल सैप होता क्या है। ठीक है, बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो सैप होता क्या है? सैप जो होता है ये वाटर होता है प्लांट के अंदर विद डिजॉल्व्ड मिनरल्स या अदर जो मटेरियल है उसके साथ। वैक्यूल्स वाले टॉपिक में हमने किया था सैप वैक्यूल्स होते हैं, तो ये वही चीज़ है अपनी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का, सॉइल वाटर का और सेल सैप का, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आता है, दैट डिफरेंस हेल्प अस टू काउंट कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कहाँ पर चलेगा और कहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, बेसिकली जो माना है कि दोनों के बीच में 2 to 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए, तभी वाटर मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो होती है। अगर नहीं है मूवमेंट इसकी, तो मतलब ये अगर इतना प्रेशर नहीं है तो वाटर की मूवमेंट यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोगों ने इसके अलावा और कुछ पॉइंट किए थे। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के बारे में हम लोगों ने किया था। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? वाटर पोटेंशियल को साई से। ठीक है, यानी कि साई डब्ल्यू हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था वाटर पोटेंशियल को। तो जो नॉर्मल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स हैं,
ठीक है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को जिन लोगों ने वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल किया था, वो हम एक साई सिंबल से उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो साई की जो मोमेंट होगी वो कहाँ से होगी, फ्रॉम इट्स हायर टू साई लोअर कॉम्बिनेशन, यानी कि हाई से लो की तरफ इसकी एक्चुअल मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होगी। और जो वाटर है वो एंटर कर सकता है, दो पाथवे बताए थे आपको, सिम्प्लास्ट हो सकता है और एपोप्लास्ट पाथवे जो है वो ये इजीली फॉलो अप कर सकती है। ठीक है, अगर हम लोग सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट पाथवे को देखें सेल के अंदर, तो देखिए आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, बहुत अच्छा डायग्राम दे रखा है। अगर आप इसको देखें तो देखिए ये इसमें दिखा दिया कि सेल टू सेल मूवमेंट चल रही है, यानी कि जो सैप है हमारा, सेल इनसाइड द सेल जो चल रहा है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मूवमेंट चल रही है, ये रेड लाइन से शो कर रखी है। ये भी कम्प्लीटली पास आउट होके जा रही है जाइलम के पास तक। एपोप्लास्ट का जो पाथवे ये इधर से फॉलो अप करके दिखा रखा है विद द पर्पल लाइन। तो एपोप्लास्ट का जो पाथवे किसके बीच में चलता है, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो पेरी स्पेस होता है वहाँ पे चलता है। ठीक है, अब इसमें देखिए जूम करके अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये एक स्ट्रिप दिखा रखी है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है, व्हाट इज कैस्पेरियन स्ट्रिप, ये नॉन परमेबल स्ट्रिप होती है एंडोडर्मिस सेल्स के अंदर। मेन फंक्शन क्या होता है इसका कि अगर मान लो सारे के सारे सेल परमेबल हो जाएं वाटर के, तो वाटर तो जाती रहेगी अंदर, एक्सेस में चली जाएगी। तो इंटरनल जो सेल्स हैं एक प्लांट के अंदर, तो वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो सेक्शन दिखा रखा है ना बच्चे, ये सेक्शन कैसे देखते हैं हम लोग कि जैसे हमारे पास अगर कोई मान लो स्टेम है, कुछ भी हमने अगर ले रखा है, स्टेम ले ली, रूट ले ली, तो उस स्टेम या रूट को हम लोग कट करते हैं तब हम उसको देखते हैं। ये देखिए अगर ये हम देखें इसमें इस स्टेम के अंदर, तो ये देखिए इसका ग्रीनिश पार्ट हो गया ऊपर से अलग। ठीक है, उसके बाद ये इसकी थिक वुडी पार्ट आ रही है। और एक सेकेंड आपको मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ इसको। ये देखिए ये इसका अपर लीफी पार्ट है, ये देखिए पूरा कवर कर रखा है इसने। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रही हूँ तो उसके बाद क्या आ गया, एक वुडी पार्ट आ गया, यानी कि ये जो प्लांट मैंने लिया है इसके अंदर डेवलपमेंट, सेकेंडरी डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। बट अगर इसका मैं सेंटर पोर्शन ओपन करती हूँ, ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे हटा देती हूँ, तो ये देखिए मेरे को क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो एक ये लाइनिंग है इधर से, ये मैंने हाथ में जो लिया है, ये देखिए। ठीक है, और ये यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन एक्चुअली में ये वाला पोर्शन है स्टेम का। ठीक है, ये स्टेम का, ये रूट में दिखा रखा, तो ये ऐसे कंटिन्यूस जाएगा हमारे किसके साथ, स्टेम के साथ जाएगा। तो ये वाला पोर्शन जो होता है, इस पोर्शन के अंदर प्रेजेंट है जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम इसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो ये ऑस्मोटिक थ्योरी जो होती है, इसके लिए आगे हम लोग देखते हैं कि ये किस तरीके से इसके अंदर जो है मोमेंट शो कर रही है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ऑस्मोटिक थ्योरी के बारे में। बट अगर ऑस्मोटिक थ्योरी फॉलो नहीं कर रहा है कोई प्लांट सपोज, तो उसके लिए एक सेकंड थ्योरी और आई थी। जो सेकंड थ्योरी है उस थ्योरी का नाम है हमारा नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी। ठीक है, नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी जो है इसको हम लोग नाम देते हैं, ये नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी मैंने आपको बताया था कि ये जो है क्रैमर ने दी थी। बट इसको भी जैसे हम लोग बात करें कि इसको सबसे पहले प्रपोज किसने किया था, तो इसको प्रपोज जो किया था वो किया था थिनमैन ने, सॉरी ये थीमैन। ठीक है, थीमैन थे, उन्होंने इसको प्रपोज किया था 1951 में। ठीक है, इसको फिर कंफर्म जो किया कि हाँ भाई ये प्रोसेसिंग चलती है, तो कंफर्मेशन इस प्रोसेसिंग की किसने दी थी, वो दी थी क्रैमर ने। क्रैमर ने कब दी थी, 1959 में इसकी जो है कंफर्मेशन प्रोवाइड की थी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा था कि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो चलता है स्टिल बाय कंसंट्रेशन। इन्होंने कहा था कंसंट्रेशन ऑफ सैप के ऊपर डिपेंड करता है कि वाटर कैसे मूव करेगी। ठीक है, लेकिन जो कंसंट्रेशन के थ्रू मूव करता है उस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया। ज़्यादा एक्सेप्ट की बात करें तो वो ज़्यादा एलिजिबल नहीं था, क्योंकि मोस्टली जो हम लोगों ने पहले सारे टर्म्स जो पढ़ रखे हैं उनमें बिल्कुल क्लियर है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। और कंसंट्रेशन कब बनेगी, जब वहाँ पे पोटेंशियल प्रेशर्स जो हैं वो डेवलप हो रही है हमारे।
ठीक है। तो इसको भी माना गया क्योंकि इससे भी अब्जॉर्प्शन चल रही है। और अगर ओवरऑल हम लोग बात करें कि एक प्लांट ने जितना वाटर एब्जॉर्ब किया है पूरे दिन में, ठीक है, जितना भी प्लांट ने वाटर एब्जॉर्ब कर रखा है उसका कितना वो यूज़ कर सकता है फोटोसिंथेसिस में। अगर हम सपोज करते कि प्लांट ने 100% वाटर एब्जॉर्ब कर ली है, ठीक है, तो 100% का सिर्फ 1% ही प्लांट यूज़ करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेस्ट वो बाकी बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो है अपना यूज़ करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया एक्टिव का। सेकंड हमारा आता है किसके बारे में, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, पैसिव आपको पता है कि पैसिव के अंदर नो यूज़ ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी का यूज़ इसके अंदर जो है नहीं होगा, एनर्जी का यूज़ इसमें नहीं होगा। इसमें क्या होगा, बेसिकली मैंने बताया था कि जब एक सेल से दूसरे सेल में वाटर मूव करता है तो उनके बीच में एक टेंशन क्रिएट हो जाती है, और उस टेंशन को बेसिकली हम नाम क्या देते हैं, द टेंशन इज़ कॉल्ड एज नेगेटिव वाटर पोटेंशियल, ठीक है। यानी कि ये दो सेल हैं, अगर ये हमने यहाँ पे सपोज सेल बना दिए कि ये फर्स्ट सेल है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, अगर इनके बीच में नेगेटिव पोटेंशियल, इसका नेगेटिव है इसका पॉजिटिव है, तो ही वाटर का ट्रांसफ़र होगा। अगर इन दोनों सेल में सपोज पॉजिटिव यहाँ पे डेवलप हो रहा है, तो पॉजिटिव डेवलप होने का मतलब है कि इसके अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वल जा रहे हैं, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, ठीक है। और ये वाटर पोटेंशियल होगा किसमें, ये नेगेटिव किस में होना चाहिए पोटेंशियल, ये होना चाहिए जाइलम टिश्यू के अंदर, ठीक है। जाइलम टिश्यू में नेगेटिव कंसंट्रेशन जो है ये ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। इस नेगेटिव कंसंट्रेशन के डेवलप होने की वजह से जो प्लांट्स हैं वो वाटर को कैरी अप कर सकते हैं अपवर्ड मूवमेंट की तरफ। अपवर्ड मूवमेंट का मतलब अगर हम लोग देखें तो देखो, इसमें ट्विग से समझाती हूँ आपको कि ये जो मैंने ट्विग डाली ली है, ठीक है, यहाँ पे सपोज इस पॉइंट पे वाटर है, यहाँ पे इस पॉइंट से वाटर को ट्रैवल करते हुए इस टिप पोर्शन तक, यहाँ तक अगर जाना है, ठीक है, तो इसका पाथ हो गया फ्रॉम दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन। ये जो पाथ इसको कवर करना है पूरा, दिस पाथ, ठीक है, ये किसका हो जाएगा, हमारा जाइलम का पार्ट हो जाएगा। और इसको कवर अप करने के लिए ये सेल टू सेल जाएगा, ठीक है। सेल टू सेल किसके थ्रू जाएगा, बेसिकली सेल वॉल के थ्रू ये मूवमेंट शो करेगा। और सेल वॉल टू सेल वॉल की जो मूवमेंट थी उसको हम लोगों ने किसका नाम दे रखा है, एपोप्लास्ट पाथवे। इट इज़ द एपोप्लास्ट पाथवे जिसके थ्रू ये मूव करता है। यानी कि जो हमारा पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन है ये बेसिकली किसके लिए होगा, हमारा एपोप्लास्ट के लिए, ठीक है। और हमारा जो एक्टिव पाथवे है ये किसको फॉलो कर रहा है, इट फॉलो द ऑस्मोटिक एक्टिविटीज़, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो ये एपोप्लास्ट पाथवे चल रहा है, ये सब कुछ चल रहा है, तो यहाँ पे जो टेंशन जो मैंने नाम दिया, अभी टेंशन बढ़ गई है, ठीक है। एग्ज़ाम सिर पे आते हैं, अपने आप ही टेंशन क्रिएट हो जाती है कि पता नहीं कैसे हो गया यार, मेरी तो तैयारी नहीं है, ठीक है, ऑटोमेटिकली होता है, कोई बर्डन नहीं डाला, ठीक है। ठीक वैसे ही जो लीफ का पोर्शन है, लीफ में टिप पोर्शन पे, यानी कि यहाँ पे जो सॉरी, यहाँ पे जो स्टोमेटा होंगे वो स्टेमेटा साइड वाले सेल से वाटर को लेना शुरू करेंगे, वो दूसरे सेल पे टेंशन क्रिएट कर रहा है। ऐसे करते करते एंड में जो है ये जो टिप पोर्शन है यहाँ तक वो टेंशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो ये टेंशन जो क्रिएट हो रही है किस लिए है, इसका क्या बेनिफिट है, ये टेंशन किसको रिजल्ट करती है, इट विल रिजल्ट इन ट्रांसपीरेशन पुल। ये ट्रांसपीरेशन पुल क्रिएट करने में हेल्प करती है, ठीक है। ट्रांसपीरेशन पुल अगर नहीं बनता है सेल के अंदर तो इसके अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट होना पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ठीक है। ट्रांसपीरेशन पुल बनता है, तो यहाँ पे ट्रांसपीरेशन पुल जब बनता है तो उसके लिए 2-3 पॉइंट और आते हैं कि भाई सिर्फ क्या एक ही प्रेशर लगता है कि कुछ और भी प्रेशर्स आते हैं। तो इसके अंदर हमारी 2-3 हम लोग लेते हैं कि ट्रांसपीरेशन पुल जब बनेगा, ठीक है, ट्रांसपीरेशन पुल किस में बन रहा है, जाइलम में,
और हमने बोला कि जाइलम में यहाँ पे वाटर किसके थ्रू चल रहा है, ये सैप के थ्रू मूवमेंट चल रहा है। तो यहाँ पे 3 फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। जो ट्रांसपीरेशन है, यानी कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ थ्रू स्टोमेटा। तो वो लॉस जो हो रहा है ट्रांसपीरेशन का, तो उसकी वजह से क्या होगा कि सेल टू सेल एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि भी नीचे से ऊपर खींचना है। जैसे स्ट्रॉ से अगर हम लोग कोई भी जूस अगर सक आउट करते हैं तो हमें एक प्रेशर बनाना पड़ता है। अगर स्ट्रॉ को हम आधा मुंह में डालें, आधा मुंह के बाहर रख दें तो प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाता। ठीक है, प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो यहाँ पे ट्रांसपीरेशन डेवलप हो रहा है, जो पुल डेवलप हो रहा है, वो बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगा, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़, नो केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टी क्योंकि सेल टू सेल वो अटैच्ड हैं, दिख रहा है हमें कि वो अटैच्ड हैं। ठीक है, केमिकल चेंज नहीं आ रहा, फिजिकल प्रॉपर्टी आएंगी। पहली प्रॉपर्टी आती है यहाँ पे कोहेजन। ठीक है, कोहेजन जो हो जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट इज़ द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी कि ये वाटर मॉलिक्यूल, ये जो हमारे सेल बन रही हैं, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स जब एंटर करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे जो वाटर का मॉलिक्यूल बना, एक वाटर मॉलिक्यूल है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, ये तीसरा वाटर मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में आपस में जो एक अट्रैक्शन हो रहा है म्यूचुअली, कि भी खींच रहे हैं उसको। जैसे नॉर्मली होता है क्लास के अंदर, आप लोग कई बार ऑब्जर्व करते हैं कि भाई एक फ्रेंड कहता है मुझे ये काम नहीं करना। ठीक है, किसी मान लो कोई कंपटीशन है, उसमें पार्ट के लिए बात आती है, कहते नहीं यार इसमें कोई बेनिफिट नहीं, मुझे नहीं करना है इसमें। तो 1-2 फ्रेंड और साथ में कहेंगे हाँ हाँ ये भी नहीं कर रहा तो मेरे को भी नहीं करना। ठीक है, तो वो जो अंडरस्टैंडिंग आपकी म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है, ठीक वैसे ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे चल रही है, उसको हम लोग किसका नाम देते हैं, कोहेशन का। ठीक है, सेकंड आता है यहाँ पे एडिशन। एडिशन जो होता है ये अट्रैक्शन है किसका, सेम वही वाटर मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन होता है किसके लिए, स्पेशली टू द जाइलम। और जाइलम की जगह वर्ड लिखा होता है किसका, हमारा ट्रैक्री एलिमेंट्स। ट्रैक्री एलिमेंट्स आप लोगों ने 9th क्लास में किया है कि ट्रैक्री के 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक तो होते हैं हमारे ट्रैकीड्स और दूसरे होते हैं वेसल्स। ठीक है, इन दोनों को, इनके अंदर जो वाटर का अट्रैक्शन चलता है, ठीक है, यानी कि इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है ऐसा अपना। तो इसमें जैसे वाटर एंटर करी तो ऐसे पोर्स प्रेजेंट है इनके अंदर। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल इन पोर्स के थ्रू ऐसी होती हुई टर्न आउट होती है, ओवरलैप होकर निकलती है। तो उसके बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए। ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, इस वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ अगर अट्रैक्शन ही नहीं होगा तो वो मूव कैसे करवाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को किसका नाम दिया जाता है, एडेशन का। ठीक है, उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे वो होती है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों ने 10th में भी किया होगा। ठीक है, सरफेस कॉन्सेप्ट टेंशन के अंदर क्या हो जाएगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स दे अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। किस में, स्पेशली इन द लिक्विड फेज। लिक्विड फेज में एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एज कंपेयर टू गैस फेज। ठीक है, क्योंकि वेपर फॉर्म भी तो प्रेजेंट होता है ना प्लांट के अंदर। वाटर ट्रांसपिरेशन से किस फॉर्म में रिलीज होती है, वेपर फॉर्म में। तो वेपर फॉर्म के अंदर कोई अट्रैक्शन नहीं है, किस में अट्रैक्शन हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ सरफेस टेंशन कॉन्सेप्ट जो इसके अंदर यूज होती है। ठीक है, और ये तीनों की तीनों जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है अभी, कोहेजन, एडिशन एंड सरफेस टेंशन, ये बेसिकली वाटर को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। दैट स्ट्रेंथ इज कॉल्ड एज ए टेंसिल स्ट्रेंथ। ठीक है, टेंसिल स्ट्रेंथ होती है, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, एबिलिटी टू पुल वाटर। ठीक है, यानी कि वो एबिलिटी जिससे कि वाटर की पुलिंग जो है वो हो सके, उसको हम लोग किसका नाम दे जाएंगे, टेंसिल स्ट्रेंथ का। और ये सबसे ज़्यादा
हाई किसके अंदर हो जाएगी, हमारी कैपिलरीज के अंदर, जो कैपिलरी वाटर है जिसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं वहाँ पे सबसे हाई चल जाएगी। तो कैपिलरीज जो हैं यहाँ पे कैपिलरी वाटर के लिए यूज़ नहीं कर रखा, कैपिलरी यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रखा किसके लिए, फॉर जाइलम, कि जाइलम के जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए हमने बोला कि कैपिलरीज जो है इसके अंदर यूज़ हो जाएंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया किसके बारे में कि ट्रांसपिरेशन पुल वगैरह कैसे बन रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि वाटर मूवमेंट प्लांट में अपवर्ड जब चलती है, ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन पुल तो बनेगा, बट इसके अलावा और क्या चलेगा, तो उसके लिए अलग अलग थ्योरीज आई थी। तो फर्स्ट थ्योरी जो थी वो थी रूट प्रेशर थ्योरी। ठीक है, रूट प्रेशर थ्योरी, ये फर्स्ट थ्योरी आई थी हमारी ट्रांसपिरेशन के लिए, सॉरी मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए, कि रूट प्रेशर थ्योरी कैसे होती है। तो लेट विद स्टडीड विद एनसीईआरटी, इसको एनसीईआरटी से देखेंगे पूरा। इसमें देखिए लाइन टू लाइन जाऊंगी मैं, सॉरी। एज द वेरियस आयंस फ्रॉम द सॉइल आर एक्टिवली ट्रांसपोर्ट इनटू द वस्कुलर टिश्यू, जो आयंस हैं क्योंकि आयनिक फॉर्म में है, डिजोल्व फॉर्म में प्लांट डायरेक्टली नहीं ले सकता है, ठीक है, तो जो आयनिक फॉर्म है वो सॉइल से एक्टिव फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, एक्टिव फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे कौन सा चल रहा है अपना, ऑस्मोटिक थ्योरी आ गई। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट चल गया, ऑस्मोटिक थ्योरी चल रही है। वस्कुलर टिश्यूज़ में जाएगा, वाटर फॉलो इट्स पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने किया था, क्या बनेगा, वाटर का पोटेंशियल होगा, और वो क्या होना चाहिए यहाँ पे, ग्रेडियंट कौन सा होगा अपने यहाँ पर, नेगेटिव होगा, तभी वो ट्रांसफर करेगा। एंड इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड द जाइलम, जाइलम के अंदर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, वहाँ पे एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है, दैट पॉजिटिव प्रेशर इज कॉल्ड एज रूट प्रेशर एंड कैन बी रिस्पॉन्सिबल, और यही रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, वाटर को ऊपर की तरफ खींचने के लिए। देन हाउ कैन वी सी दैट रूट प्रेशर एग्जिट, अब हमें कैसे पता चलेगा एक प्लांट के अंदर कि रूट प्रेशर प्रेजेंट होता है कि नहीं होता, हाउ कैन वी इमेजिन दैट। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, चूज अ स्मॉल सॉफ्ट स्टेम प्लांट, सॉफ्ट स्टेम प्लांट कौन सा हो जाएगा भाई, देखो ये जो मैंने लिया है दिस इज़ नॉट सॉफ्ट स्टेम, क्योंकि इसके अंदर ये पोर्शन क्या हो रहा है, ये थिक है, ठीक है, यानी कि इसको अगर मैं ऐसे ब्रेक कर रही हूँ, आई हैव टू पुट एफर्ट, ये देखिए, ठीक है, तो सॉफ्ट स्टेम का मतलब क्या हो जाएगा कि जो स्टेम है बहुत ही फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। देखिए जैसे कि इसकी स्टेम है, ठीक है, ये वाली स्टेम के लिटिल बिट फ्लेक्सिबल है, और इसको हम लोग इजीली कट कर सकते हैं बाय सिंपली यूजिंग अ ब्लेड, जो सर्जिकल ब्लेड होता है हमारा, हम उस ब्लेड का यूज़ करके इजीली कट कर सकें उसको बोला जाता है सॉफ्ट स्टेम। Choose a soft stem plant and on a day when there is a plenty of atmospheric moisture, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर बहुत हाई हो तब उसको क्या करना है, हमने कट कर देना है, और कट करके कट कहाँ तक लगाना है, ये बात ध्यान रखनी है कि जब हम लोग किसी भी स्टेम को कट करते हैं तो उसमें से आउटर मोस्ट पोर्शन है, हमें इसको कट करना है कहाँ तक, कि जहाँ तक इसका इंटरनल जो पोर्शन है, यानी कि इसके वस्कुलर बंडल जो हैं, सपोज़ ये एरिया वस्कुलर बंडल्स का है, इस एरिया में जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, तो हमें ध्यान रखना है कि ये एरिया कट हो जाए, जो ब्लैक पोर्शन मैंने शेड कर रखा है, हम इसको तो कट कर देंगे, लेकिन जो बीच का सेंटर का ब्लू पोर्शन मैंने शेड कर रखा है जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम वस्कुलर बंडल्स है, वो पोर्शन हमें नहीं कट करना, ये बात ध्यान रखनी है। आगे देखें, कट द स्टेम हॉरिजॉन्टली नियर द बेस विद अ शार्प ब्लेड अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग में अगर कट करेंगे तो ड्यू टू एक्सेस मॉइस्चर कंटेंट उस टाइम पे जो स्टोमेटा है मोस्टली वो ओपन है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन पुल वहाँ पर क्रिएट नहीं हो रखा, इसलिए हम उसको जो है इजीली यूज़ कर सकते हैं उस पॉइंट पे। ठीक है, यू विल सून सी ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऊज आउट ऑफ द कट स्टेम, हमने जिस सॉल्यूशन में उसको डाला है, ये रिंगर्स एक्सपेरिमेंट होता है जो हम फॉलो करते हैं, उसमें एक ग्लास ऑफ बीकर के अंदर उसको रख दो प्लांट को, और जो कलर सॉल्यूशन अगर डालेंगे तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है उसको, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली इसको जब स्कूल ओपन होगा तो हम लोग लैब में करके देखेंगे इसको। कट दिस आउट ड्यू टू, जो उसमें से सॉल्यूशन बाहर निकल रहा है दैट इज़ ड्यू टू द पॉजिटिव प्रेशर,
ठीक है। जो सोल्यूशन बाहर निकलेगा उसका रीज़न क्या हो जाएगा, वाई द सोल्यूशन यूजिंग आउट, बिकॉज ड्यू टू द पॉजिटिव रूट प्रेशर। इफ़ यू फिक्स अ रबर ट्यूब टू द कट स्टेम, अगर रबर ट्यूब हम लोग लगा देते हैं कट स्टेम के पास में, और हम लोग ये देखना चाहें कि भी ये कट स्टेम जो है ये कैसे करेगा और कैसे नहीं करेगा, तो देखिए इसको इस तरीके से प्लेस किया जाता है। ये देखिए इसको हमने कट कर दिया और यहाँ पे हमने एक रबर स्टेम जो है लगा दी। इसके ऊपर एक इन्वर्टेड हम लोग ट्यूब लगा देते हैं, ऊपर से कवर अप कर देते हैं बाय पेट्री डिश। वाटर जो है वो यहाँ पे कलेक्ट होता रहेगा, ठीक है। और दूसरा कर सकते हैं कि इसको जो है डायरेक्टली एक रबर ट्यूब से कनेक्ट करके हम लोगों ने एक यू शेप ट्यूब से कनेक्ट कर दिया। इसको काउंट करने के लिए हम लोग जो मीटर लगाते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज अ मैनोमीटर। इस मैनोमीटर के साथ कलेक्ट कर देंगे, वाटर कलेक्ट होता रहेगा। ये जो मरकरी है ये धीरे धीरे ऊपर जाता रहेगा। हम लोग रीडिंग ले सकते हैं कि विदिन 1 आवर 2 आवर और अ डे, जितने टाइम हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं वो कितना वाटर जो है प्लांट ने नॉर्मली एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या होता है इस प्रैक्टिकल का, ये देखिए, राइज इन द लेवल ऑफ कलर्ड वाटर। हम लोग कलर्ड वाटर ही यूज़ करते हैं, अभी 2 मिनट पहले आपको बताया मैंने। राइज इन द लेवल ऑफ कलर्ड वाटर इन द ग्लास ट्यूबिंग इज ड्यू टू पंपिंग ऑफ सैप बाय द रूट, क्योंकि जो सैप है, जो लिक्विड है, उसको रूट ऊपर की तरफ प्रेशर कर रहा है, ऊपर भेज रहा है उसको पॉजिटिव प्रेशर की वजह से। दिस फिनोमेना इज दैट वी कॉल्ड एज रूट प्रेशर। द सेम इज रीड डायरेक्टली बाय द मैनोमीटर। मैनोमीटर का यूज़ करके हम इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रैक्टिकल करने के लिए मेन प्रिकॉशन क्या होनी चाहिए कि रबर ट्यूब यहाँ पे टाइट होना चाहिए। जो हम लोग यहाँ पे ये अपरेटस की स्टेटस हमने बना रखी है, ये एयर टाइट होना चाहिए इस पर्टिकुलर पोर्शन से। अगर ये लीक हो रहा है, स्क्वीज़ हो रहा है, तो सारा का सारा वाटर सीप कर जाएगा, नीचे आ जाएगा, रीडिंग प्रॉपर नहीं आएगी, ठीक है। आगे देखिए इसमें अब इफेक्ट क्या हो रहा है यहाँ पे। इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इज ऑल्सो ऑब्जर्वर एट नाइट। नाइट के टाइम पे भी ऑब्जर्व होगा, अर्ली मॉर्निंग में भी ऑब्जर्व होता है। आप लोगों ने मॉर्निंग में कई बार देखा होगा कि हमें हर्बेशियस जो प्लांट हैं उनके ऊपर छोटी छोटी बूंदें मिलती हैं, ओस की बूंद हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो वाटर ड्रॉपलेट्स मिलते हैं हमें। दैट वाटर ड्रॉपलेट्स आर बेसिकली रिलीज थ्रू स्पेशल पोर्स एंड दैट पोर्स आर कॉल्ड एज, उन पोर्स को नाम देते हैं हम लोग हाइडाथॉर्ड्स का, ठीक है। तो हाइडाथॉर्ड्स के थ्रू वाटर का रिलीज होना, दिस इज कॉल्ड एज गटेशन, ठीक है। रूट प्रेशर कैन एट बेस्ट ओनली प्रोवाइड मॉडेस्ट पुश इन द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। अगर रूट प्रेशर नहीं बनेगा तो एक प्लांट को चाहे कितना भी पानी देते रहें हम लोग, पॉसिबिलिटी नहीं है कि प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब कर ले। एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकता प्लांट, ठीक है। दे ऑब्वियसली डू नॉट प्ले अ मेजर रोल इन वाटर मूवमेंट अप टॉल ट्रीज, यानी कि ये टॉल ट्रीज में नहीं करता, लेकिन जो नॉर्मल हर्बेशियस प्लांट हैं उन सब में इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। द ग्रेटर contribution of root pressure may be to re-establish the continuous chain of water molecule in the xylem, which often break under enormous tension created by transpiration। यानी कि जो रूट प्रेशर है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है जब ट्रांसपीरेशन एक्टिव हो जाता है। यानी कि ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होता है तो उस टाइम पे रूट प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाता। तो इसका मतलब कि जो लार्ज ट्री हैं, जो यहाँ पे इसने बोला है कि ये टॉल ट्री में वर्कआउट नहीं करता, तो टॉल ट्री में क्या वर्कआउट करता है, ट्रांसपीरेशन पुल, ठीक है। तो यानी कि क्वेश्चन अराइज होता है आपका कि हर्बेशियस जो प्लांट हैं हमारे, हर्ब्स हैं, शब्स हैं, उनके अंदर कौन सा प्रेशर क्रिएट होता है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो क्या हो जाएगा हमारा रूट प्रेशर, ठीक है। और हायर प्लांट्स के अंदर, जो टॉल प्लांट्स हैं ट्रीज़ के अंदर, उसमें क्या हो जाएगा हमारा ट्रांसपीरेशन पुल, ठीक है। अब ट्रांसपीरेशन पुल जो है वो बेसिकली मैंने आपको बताया किस वजह से क्रिएट हो जाएगा। 3 प्रॉपर्टी हमने की हैं अभी, कोहेजन और एडिशन की जो प्रॉपर्टी है मेन, उन प्रॉपर्टीज़ की वजह से होता है। इसको स्टडी करते हैं बाया डायग्रामेटिक पोर्शन, ठीक है। डायग्रामेटिकली देखेंगे इसको कि कैसे वो करता है इसको। ये देखिए द बेस्ट एवर डायग्राम, हम कैसे इसको देख सकते हैं। ये इसमें लिखा हुआ है द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन रिस्पॉन्स टू ट्रांसपीरेशन पुल। तो आपको मैंने ये बताया कि कोहेजन एडिशन 2 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे वर्कआउट होंगी।
ये देखिए, इसमें पहले ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग समझते हैं। लेट मी जूम इट। आपको पता है कि लीफ की जो आउटर मोस्ट सरफेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। उसके ऊपर एक थिक लेयर बनती है, ठीक है। देखिए लीफ है मेरे पास, मैं आपको दिखाती हूँ, क्लियर दिख जाए, पता चल जाएगा आपको कि क्या सा सरफेस है इसमें। ये देखिए, ये वाला सरफेस इसका जो है शाइनी है। दिस इज़ द क्यूटिकल लेयर जो पूरी कवर अप हो रखी है। एंड दिस लेयर, इसके अंदर क्यूटिकल लेयर नहीं होती, ठीक है। इसमें अगर हमें बहुत जूम करके देखें तो देखिए आपको पोर्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे बहुत सारे पोर्स बने हुए हैं। अगर इनको ऑब्जर्व करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप देन वी विल ऑब्जर्व द स्टोमेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसा कुछ भी इस सरफेस पे नहीं होता। ये सरफेस स्मूथ है, देखिए शाइनिंग आ रही है, इसके ऊपर रिफ्लेक्शन आ रहा है लाइट का बहुत अच्छे से, लेकिन इस सरफेस के ऊपर इतना रिफ्लेक्शन नहीं है, ठीक है। दिस इज़ द क्यूटिकल लेयर एंड दिस इज़ द नॉन क्यूटिकुलर लेयर। उसके बाद पैलिसेड पैरेन्काइमा। पैलिसेड पैरेन्काइमा कौन से होते हैं? जो लार्ज साइज़ के होते हैं, जिनके अंदर मैक्सिमम अमाउंट प्रेजेंट होता है किसका? क्लोरोफिल का, ठीक है। उसके बाद स्पंजी पैरेन्काइमा सेल हैं, लोअर एपिडर्मिस प्रेजेंट है। लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। यहाँ पे ट्रांसपीरेशन हो रहा है किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू, तो इसको बोला जाता है स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। अगर अपर क्यूटिकल लेयर से ट्रांसपीरेशन होता है देन दिस इज कॉल्ड एज क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, ठीक है। दो टाइप हो गए ट्रांसपीरेशन के भी, क्लियर हो गए यहाँ पे भाई। मोस्ट जो ट्रांसपीरेशन होता है वो होता है स्टोमेटल के थ्रू। ये कितना होता है? 80 to 90%, ठीक है। क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन जो होता है बहुत ही लेस टेक प्लेस करता है। ये उन प्लांट के अंदर टेक करता है जो कि हर्बेशियस है, जिनकी दोनों साइड्स को, ठीक है, यानी कि अपर और लोअर लीफ को हम बता ही नहीं पाते कि लोअर लीफ कौन सी है, अपर लीफ कौन सी है, जिनके दोनों साइड में जो है स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है एवरेज ये होता है 3 to 10%। अब आपको ये पता है कि लार्ज ट्री, जो बड़ी बड़ी ट्रीज होती है, उनके अंदर बार्क प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बार्क के अंदर क्या होता है? ये होता है अपना लेंटिसेल। गो टू 9th स्टैंडर्ड। 9th स्टैंडर्ड में आपने सारा कर चुके हैं ये वाली बातें। लेंटिसेल जो होता है इसके थ्रू भी ट्रांसपीरेशन होगी, ठीक है। तो लेंटिसेल से जो ट्रांसपीरेशन होती है उसको बोला जाता है लेंटिकुलर, ठीक है। लेंटिसेल से कौन सा हो जाएगा अपना? लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन का रेट सबसे कम होता है, इट इज़ हार्डली 0.1, ठीक है। 0.1% ही जो है यूज़ होता है। किस में होगा? ये लार्ज ट्रीज में होता है, ठीक है। अब देखिए स्टोमेटा जो यहाँ पे प्रेजेंट है, इस स्टोमेटा को मैं अगर और थोड़ा सा जूम करके देखूँ तो आपको देखिए एरोज नज़र आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जाइलम का टिश्यू है, वाटर मॉलिक्यूल्स को दे रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोसेसिंग कर रहे हैं, अपने जो प्रोसेस चल रहे हैं, और लॉस हो रहा है यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का। यहाँ पे देखिए इस एरो ने शो कर रखा कि क्यूटिकल के थ्रू भी लॉस हो रहा है। दोनों जगह पे जब वाटर का लॉस हो रहा है तो ये वाटर आ कहाँ से रही है? देखिए एक एरो पाथवे बनती जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। ये क्या है? हमारा जाइलम, ठीक है। जाइलम का पूरा टिश्यू है, जाइलम वेसल, ट्रैकीड, सब कुछ इसके साथ मिक्सअप है। ये पूरा ऊपर तक जा रहा है। ये आ गया हमारा किसका पोर्शन? यस, रूट का पोर्शन आ गया, ठीक है। तो रूट के पोर्शन में यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से तो वाटर का लॉस हो रहा है। ये देखिए यहाँ से वाटर का लॉस हो रहा है। साइड बाय सेल्स क्या करेंगे? वाटर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे तो प्रेशर किस पे आ रहा है? जाइलम टिश्यू पे। जाइलम टिश्यू क्या करेगा? अपने पीछे वाले सेल से वाटर को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब लास्ट वाला ये जो सेल है, जब इसके पास ये प्रेशर पहुंचता है तो ये किसके ऊपर डालेगा प्रेशर? रूट हेयर के ऊपर। रूट हेयर क्या करेगा? वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पे किसके पार्टिकल है? हमारे ये सॉइल पार्टिकल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं, यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब हो गई। ये एक सेल से दूसरे सेल से सेल टू सेल ट्रांसफर करके कहाँ जाएगा? जाइलम टिश्यू को देगा। जाइलम टिश्यू किसको दे देगा? फिर आगे पूरे कंटिन्यूअस पाथवे को जो है ये ट्रांसफ़र कर देगा। और ड्यू टू ट्रांसपीरेशन जो पुल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जो टेंशन यहाँ पे क्रिएट की जा रही है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन पुल, ठीक है। हम इसको टेंशन बोलते हैं कि टेंशन क्रिएट हो रही है, ठीक है, बट द टर्म इज गिवन एज ट्रांसपीरेशन पुल। और दूसरा अगर हम लोग बात करें कि ट्रांसपीरेशन जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि इट इज़ द लॉस ऑफ वाटर
इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। तो ये जो लॉस है इसकी कोई रेशो अगर हमें काउंट करनी हो, ठीक है, किसकी रेशो काउंट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे अब, ट्रांसपीरेशन रेशो। अगर हमें ट्रांसपीरेशन की रेशो काउंट करनी है तो ये कैसे काउंट होगी, इसको काउंट करने के लिए रेशो ली जाती है डिफरेंट प्लांट की, ठीक है। अब डिफरेंट प्लांट्स की रेशो हम कैसे लेंगे, बेसिकली अगर देखा जाए तो डिफरेंट प्लांट की रेशो हम कैसे ले सकते हैं, तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ट्रांसपीरेशन रेशो क्या हो जाएगी, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट पर यूनिट ऑफ ड्राई मैटर। वेट मैटर हम कभी भी नहीं लेते, क्योंकि वेट जो मैटर होता है उसकी जो रेशो होती है वो वेरिएबल होती है, वो चेंज होती रहती है, ड्राई की कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। जैसे अगर नॉर्मली आपको एग्जांपल मैं दूं कि ड्राई फ्रूट्स जो हैं अगर हम उसको वेट करके रखें, सपोज ½ kg हमने रख दिए हैं, तो आफ्टर सम टाइम अगर हम मेज़र करेंगे विदाउट एनी यूज़ तो वो ½ kg मिलेंगे। बट अगर मान लो हम लोगों ने कोई वेजिटेबल यूज़ कर रखा है, वेजिटेबल को हमने मेज़र करके रखा ½ kg एंड आफ्टर 5 और 10 डेज़ अगर हम उसको मेज़र करते तो उसका अमाउंट हमें रिड्यूस मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। वाटर की क्वांटिटी जैसे जैसे वो ड्राई होगा वो लूज़ हो जाएगी और उसका वेट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे काउंट करते हैं इसका, और ये डिफ़र होती है प्लांट्स की, सेम किसी प्लांट की नहीं हो सकती। अगर हम कहें कि सभी प्लांट्स की सेम होगी तो ये सेम नहीं होती है। दूसरा, ये ट्रांसपीरेशन रेशो डिपेंड किसके ऊपर करेगी, मैंने ये क्या दे रखा है, अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट पर यूनिट एरिया ऑफ ड्राई मास। तो वाटर लॉस्ट हो रही है, तो वाटर लॉस किससे होती है, वाटर लॉस होगी किसके थ्रू, स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा के थ्रू लॉस्ट होती है सबसे ज़्यादा वाटर की, कितना बताया था, 80 to 90% जो है लॉस जाता है हमारा किसके थ्रू, सिर्फ स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। काइंड्स ऑफ ट्रांसपीरेशन आप लोगों ने कर लिए, ठीक है। अब बच क्या गया, जो दिख रहा है आपको, स्टोमेटा, कि स्टोमेटा क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टोमेटा के बारे में भी देख लेते हैं, खींचने थोड़ा सा लंबा टॉपिक आज। ये देखिए स्टोमेटा का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो स्टोमेटा आप लोगों ने लोअर क्लासेस से पढ़ा हुआ है कि भाई ये क्या होता है, किडनी शेप स्ट्रक्चर होता है जो लीव्स में प्रेजेंट होता है। लीव्स की जिस लेयर में होता है उसको बोला जाता है एपिडर्मिस सेल लेयर, ठीक है। इसमें ये गार्ड सेल हैं जो किडनी शेप के होते हैं, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। गार्ड सेल को साइड वाले सेल जो इनको सराउंड करते हैं, दैट सेल्स आर कॉल्ड एज सबसाइडरी सेल, ठीक है। और गार्ड सेल जब क्लोज होते हैं तो क्लोज होने के पीछे इसका अलग रीज़न आता है, उसका रीज़न होता है पोटेशियम आयन, के पॉजिटिव जो आयन है वो इसके लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कल हम लोग करेंगे डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोमेटा की, स्टोमेटा के अलग अलग टाइप्स कैसे होते हैं। टाइप का मतलब कि इसके शेप्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। शेप्स में अलग अलग होते हैं, कोई आलू के जैसा होता है, कोई हमारे गेहूँ के जैसा पतला सा होता है, ठीक है। और किसी किसी को जो नाम दिया जाता है अल्फ़ा अल्फ़ा, अलग अलग नाम होते हैं इनके भी, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोमेटा हम लोग स्टडी करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।